जब से मैंने आप लोगों के सामने क्राइम स्टोरी सुनाने का सिलसिला शुरू किया है तो इस चैनल पे भी हमने तकरीबन 368 एपिसोड कवर किए हैं और उसके अलावा भी जो हमारा पुराना चैनल था उस पर भी हमने लगभग 450 एपिसोड कवर किए थे। लेकिन दोस्तों, जब भी आप लोग को कहानी सुनाने के लिए मैं स्टडी करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, जब मैं अपने सोर्सेज से खंगालता हूँ तो लगभग 30 से 40 ऐसी कहानियाँ होती हैं कि जिनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस 30 से 40 कहानियों के अंदर 30 से 32 कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर अवैध संबंध, अनैतिक संबंध पाए जाते हैं। और दोस्तों, ये जो अवैध संबंध हैं ये आजकल क्राइम के अंदर कुछ इस तरीके से घुस चुके हैं कि हर चौथी या फिर पाँचवीं कहानी के अंदर अवैध संबंधों की बात आती है। अगर हम लोग एक डाटा के मुताबिक देखें तो पूरी दुनिया के अंदर इस समय जो क्राइम हो रहे हैं उसमें मोस्टली 60 to 70% के आसपास जो केसेस हैं वो अवैध संबंधों के चलते होते हैं और इसी वजह से कत्ल होता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी भी अवैध संबंधों से, अनैतिक संबंधों से अछूती न रह सकी। आज की कहानी को सुनने के बाद में आप लोग वाकई सोचेंगे कि आखिर कोई इस तरीके से कैसे कर सकता है, इस तरीके से किसी के साथ कैसे हो सकता है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से हम लोग जानेंगे, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। दरअसल आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड का एक शहर, जाना माना शहर हरिद्वार, और इसी हरिद्वार के अंतर्गत एक कोतवाली आती है, लक्सर कोतवाली, और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है ढांडी की गांव, और इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सेठपाल है, ये वहीं के पुलिस थाने में पहुंचता है। 10 फरवरी साल 2023 को ये उस पुलिस थाने में पहुंचता है और वहाँ पर जो सीओ होते हैं उनके सामने बैठता है और कहता है कि साहब, 7 तारीख से यानी 7 फरवरी से उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 18 साल के आसपास है, वो घर से लापता है। हमने हर जगह उसको ढूंढ लिया लेकिन कहीं पर भी उसका कोई पता ना चला। जब सीओ साहब इस तरीके की बात सुनते हैं, इस बाप की ये गुजारिश सुनते हैं, ये इल्तिजा सुनते हैं, तो सीओ साहब कहते हैं कि डिटेल में बताओ हुआ क्या है। तो ये जो बाप होता है सेठपाल, ये बताता है कि 7 तारीख को हमारा बेटा घर से गायब हो जाता है। वो गया तो नॉर्मली बाहर था, उसके बाद हम लोग 7 तारीख को भी उसको ढूंढते हैं, 8 तारीख में उसके दोस्त और रिश्तेदारों में हर जगह खोज लेते हैं, 9 तारीख को भी खोजते हैं, लेकिन जब कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है तो साहब, उम्मीद की आखिरी किरण हमारी पुलिस बची थी, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। साहब, कुछ भी कर कर मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, क्योंकि उसकी माँ जो है उसने कुछ न खाया है न पिया है, अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। पूरे घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, हर कोई उदास है, परेशान है। साहब, उसका बेटे का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो परिवार का क्या होगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। इतना कहते हैं ये जो बाप होता है ये पुलिस के सामने ज़ारों कतार रोने लग जाता है। अब जैसे ही जो अफसर होते हैं जब इस तरीके की बात सुनते हैं वो थोड़ा परेशान भी होते हैं, क्योंकि आम तौर पे शहरों और बड़े शहरों में, महानगरों में इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन एक गाँव का इलाका, उन इलाकों के अंदर इस तरीके के जो केसेस हैं ये बहुत ना के बराबर देखे जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर रहता है। लिहाजा जो अफसर होते हैं इस पूरे मामले में जो भी कागज़ पत्र, जो नाम, जो भी फ़ोटोग्राफ्स, आइडेंटिटी जो भी रहती है, सारे के सारे जमा करते हैं और उसके बाद में तलाश शुरू होती है इस लड़के की। अब जब पुलिस इस पूरे मामले में अपने तरीके से छानबीन शुरू करती है तो हर तरीके से पुलिस छानबीन कर रही थी, लिहाजा पुलिस जो थी सेठपाल के घर पर पहुंचती है जिसका 18 साल का बेटा गुम हो गया था। और इसका बेटा जो होता है कुलदीप, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास थी। पुलिस ये देखने की कोशिश करती है घर पर जाकर क्या इसका कोई मोबाइल, कोई सिम कार्ड या फिर ऐसा कोई क्लू घर से मिल जाए जिससे ये पता लग सके कि आखिर कुलदीप कहाँ गया, क्योंकि 18 से 20 साल के आसपास की ये उम्र एक ऐसी उम्र होती है कि इन मामलों में कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे खुद घर छोड़कर भी भाग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम वगैरह अगर अच्छा ना जाए तो बच्चे भाग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मन ही मन सोचते हैं कि घर से जाएंगे, किसी बात से परेशान हो जाते हैं और उसके बाद में कुछ कर कर ही घर लौटेंगे। इन सारी ही शक की बुनियादों पर पुलिस इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो पुलिस का शक था वो इस बात पर कम था कि लड़के को गायब कर दिया गया है, और इस बात पर पुलिस का शक ज़्यादा था कि लड़का खुद से गायब हो गया है, क्योंकि पुलिस को यही लग रहा था कि आमतौर पर इस उम्र में बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें पुलिस अपने जहन में रखती है, पूरे घर की तलाशी करती है, उस घर के परिवार वाले लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन उस 10 तारीख वाले दिन पुलिस
जब यहाँ पर घर पर पूछताछ करने के लिए आई थी, पुलिस छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को ऐसी कुछ चीज़ें भी दिखाई नहीं पड़ती हैं जिससे पुलिस ये अंदाज़ा लगा सके कि आखिर वो लड़का कहाँ गया, गायब हो गया या फिर उसको गायब कर दिया गया। 10 तारीख गुजर जाती है, 11 तारीख आ जाती है। 11 तारीख की सुबह को पुलिस फिर से उस गांव के अंदर पहुंचती है, अपने तरीके से छानबीन शुरू करती है, लेकिन 11 तारीख को भी पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि जिससे पुलिस अंदाज़ा लगा सके कि आखिर ये लड़का कहाँ गया। 11 गुजर जाती है, 12 गुजर जाती है। पुलिस अपनी हर चंद कोशिश कर रही थी कि लड़के के बारे में कोई तो सुराग मिल जाए कि आखिर लड़का कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है, क्या उसको किसी ने गायब कर दिया या फिर खुद गायब हो गया। हर संभव पुलिस कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों 11, 12, 13 हर तारीख गुजर जाती है। होते करते अब 10 दिन का समय बीत चुका था, और 10 दिन का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस वालों के जो हाथ थे ये खाली थे, और कहीं से भी पुलिस वालों को इस लड़के के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं रही थी। अब धीरे धीरे जो घर वालों का प्रेशर था, गाँव वालों का प्रेशर था, ये पुलिस के ऊपर पड़ता है, और ये जो बात थी अब धीरे धीरे पूरे लक्सर कोतवाली के अंदर फैल जाती है। अब समय और वक्त दोनों बीतते रहते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ जो खाली थे वो खाली के खाली ही रहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को जो एसीपी रेखा यादव होती हैं बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती हैं, और क्योंकि एक बच्चे की गुमशुदगी का मामला था, 18 साल के आसपास उसकी उम्र थी, इसलिए मामला गंभीर था। अब लिहाजा पुलिस जो थी वो वापस से इस सेठपाल के घर पहुंचती है जिसका बेटा गायब हुआ था। यहाँ पर पहुंचती है क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि हर एंगल से छानबीन कर ली, हर एंगल से पता कर लिया, लेकिन किसी भी एंगल से ये पता नहीं चल पाया कि बच्चा कहाँ है, खुद गायब हो गया या किसी ने गायब कर दिया। अब पुलिस को कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे के साथ में कोई अनहोनी हो गई हो, इसलिए पुलिस वाले अब इसके घर पर पहुंचते हैं और वापस से इसके परिवार वालों से पूछताछ करते हैं, क्या तुम्हारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, हाल फिलहाल में किसी से कोई दुश्मनी रही हो, किसी ने कोई धमकी दी हो, कोई रंजिश या फिर पैसों का कोई लेन देन। तो घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि साहब हम तो इतने अमीर आदमी भी नहीं है कि किसी से दुश्मनी लेके चले, हम तो बहुत सीधे से और सिंपल से लोग हैं, ना पैसे का कोई किसी से लेन देन है, ना पैसे वाली इतनी बात है, ना इतना पैसा हमारे पास है कि कोई हमारे बच्चे का अपहरण कर ले। उसके बाद में पुलिस वाले ये भी पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने अपने बच्चे पर कोई प्रेशर बनाया या फिर नहीं। तो परिवार वाले कहते हैं कि हमारी तो ऐसी कोई बात हमारे बेटे से हुई ही नहीं, ना किसी बात को लेकर कोई प्रेशर रहा जिसकी वजह से वो घर छोड़ दे। लिहाजा पुलिस वालों को अब ये दूसरी बार जब घर पर पहुँचे तो यहाँ से भी फिर कुछ हाथ नहीं लगता है। लिहाजा पुलिस वाले अब ये सोचते हैं, इस एंगल पर छानबीन करते कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़के की किसी से कोई रंजिश रही हो, कोई दुश्मनी रही हो, क्योंकि दोस्तों आजकल के ज़माने में कुछ भी कहना एक तरीके से जल्दबाजी होगी, और कुछ भी आजकल के ज़माने में पॉसिबल है। आजकल के ज़माने में अगर आप लोग देखेंगे एक कहानी जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुई थी, उस कहानी में एक लड़का था जिसकी उम्र 8 साल के आसपास थी, अमरजीत सांडा, और उसने अपनी 8 साल की उम्र में 3 कत्ल कर दिए थे। तो लिहाजा ये कह पाना पॉसिबल, समझूँ या ना समझूँ, लेकिन आजकल के दौर में कुछ भी पॉसिबल है। लिहाजा पुलिस वाले अब स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल पहुंचने के बाद में छानबीन करते हैं। तो स्कूल में जब पुलिस वाले छानबीन करते हैं तो यहाँ से भी पुलिस वालों को कुछ ऐसा नहीं मिल पाता है कि जिससे पुलिस किसी नतीजे पे पहुँच सके। अब पुलिस वाले अपने तरीके से हर चंद कोशिश कर रहे थे, अपने तरीके से हाथ पाँव मार रहे थे, लेकिन पुलिस वालों को ना तो किसी से कोई मोटिव नज़र आ रहा था, ना पुलिस वालों को कहीं से कोई क्लू मिल रहा था जिससे इस बच्चे के बारे में पता चल सके। लिहाजा पुलिस वाले जब हर चंद कोशिश करके हार जाते हैं, क्योंकि अब जो समय था ये काफ़ी ज़्यादा बीत चुका था, अब तकरीबन 20 दिन का लंबा समय गुजर चुका था, और पुलिस वालों ने हर चंद कोशिश कर ली थी, हर एंगल से छानबीन शुरू कर दी थी। हर एंगल से छानबीन करने के बाद भी पुलिस को ना तो कोई मोटिव मिला, ना कोई क्लू मिला। लिहाजा पुलिस अब कहीं ना कहीं थोड़ी दुविधा में फंसती है, और पुलिस सोचती है कि बाहरी जितनी भी छानबीन थी हमने कर ली है, लेकिन कहीं से एटलीस्ट कोई तो मोटिव मिलता। अब चूंकि बाहरी छानबीन में पुलिस को कोई मोटिव मिलता नहीं है, तो पुलिस के दिमाग में एक चीज़ आती है, पुलिस को ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामले में घर के किसी व्यक्ति का हाथ हो और घर के ही किसी व्यक्ति ने गायब कर दिया हो। आखिर पुलिस वाले अब इस एंगल से भी छानबीन करना शुरू करते हैं। अब जो मामला बाहरी साइड में पुलिस छानबीन कर सुलझाना चाहती थी, अब उस छानबीन को, उस इन्वेस्टिगेशन को घर के एंगल से पुलिस वाले छानबीन शुरू करते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब घर वाले एंगल पर छानबीन शुरू करते हैं, अब चूंकि ये घर से एक लड़का गायब है, उसके घर परिवार वाले रो रहे हैं, परेशान हैं, तो ऐसे में उस घर के किसी व्यक्ति को उठाना, उससे पूछताछ करना ये भी संभव नहीं है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो इस गांव के अंदर अपनी मुखबिर एक्टिव करते हैं, और उसके बाद में पुलिस को एक ऐसी बात पता चलती है कि जिससे पुलिस
इस एंगल की तरफ भी थोड़ा सा रुचि दिखाती है। दरअसल इस घर में एक लड़की, जो लड़की है उस लड़की का नाम मैं आप लोग को अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसी लड़की का अफेयर था इसी पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल था, उसके साथ में अफेयर था। अब जब इस लड़की के अफेयर की बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले सोचते हैं कि हर एंगल से तो हमने छानबीन शुरू कर ली, हर एंगल से हमने छानबीन की, लेकिन कहीं से भी कुछ पता ना चला, तो क्यों ना एक बार इस लड़की और इसके प्रेमी राहुल के एंगल पे भी छानबीन करें। उसके बाद में पुलिस वाले इस लड़की और राहुल की कुंडली एक साथ खंगालते हैं। अब पुलिस वाले जब इस लड़की और पड़ोस में रहने वाले राहुल की कुंडली खंगालते हैं, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा गांव के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी की चुगली करने से बाज नहीं आते। पुलिस वाले इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो पुलिस वालों को एक ऐसी चीज़ पता चलती है कि जिसकी वजह से पुलिस वाले जो लड़की थी उस लड़की को थाने बुला लेते हैं। दरअसल पुलिस वालों को ये पता चलता है कि ये जो लड़की है और इसका जो प्रेमी राहुल है, ये एक दूसरे से इस कदर वाली मोहब्बत करते हैं कि अगर इनके बीच में कोई भी व्यक्ति आ जाए तो शायद ये उसको रास्ते से हटा देंगे। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, इस लड़की को थाने बुला लेती है, लेकिन थाने भी इस तरीके से बुलाती है कि इस लड़की को भी शक ना हो, किसी और को भी शक ना हो, पुलिस वालों का काम भी हो जाए और वो एक तरीके से फंसे भी ना। पुलिस वाले इस लड़की से बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा जो भाई है लगभग 1 महीना होने को है और तुम्हारे भाई के बारे में हमें कोई भी जानकारी मिल नहीं पाई है, और जितना ज़्यादा समय गुजरेगा तुम्हारे भाई के मिलने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। लिहाजा तुम उसकी बहन हो, और एक भाई और एक बहन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, और माना जाता है कि एक भाई और एक बहन एक दूसरे के हमराज भी होते हैं। तो अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारा भाई किसी से प्रेम करता था, किसी से उसके प्रेम संबंध थे, तो प्लीज़ हमें बताओ, अन्यथा तुम्हारे भाई का जो मिलना है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब जब पुलिस वाले इस तरीके की बातें इस लड़की से कहते हैं तो लड़की पुलिस वालों को जवाब देना शुरू करती है, लेकिन लड़की के अंदर दुख कम था, घबराहट ज़्यादा थी। लड़की ज़रूरत से ज़्यादा जवाब पुलिस वालों को दे रही थी, इधर उधर की बातें कर रही थी। यानी पुलिस वालों को ये साफ लग रहा था कि लड़की घबराए हुए ज़्यादा है और इसके अंदर अपने भाई के प्रति दुख थोड़ा कम है। लिहाजा पुलिस वाले जानते तो सब कुछ थे, लेकिन सब कुछ इस लड़की के मुंह से सुनना चाहते थे। उसके बाद में थोड़ी सी पूछताछ आगे बढ़ती है। उसके बाद में पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि बिटिया, ये राहुल नाम का लड़का कौन है। अब जैसे ही राहुल का नाम ये लड़की सुनती है, लड़की एकदम से सकपका जाती है, घबरा जाती है। उसके बाद में घबराते हुए, सकपकाते हुए पुलिस से कहती है कि मैंने और राहुल ने तो कुछ नहीं किया। अब जैसे ही ये बात ये लड़की कहती है, पुलिस वाले अब सब कुछ समझ जाते हैं। जो बातें इस लड़की के मुंह से पुलिस वाले सुनना चाह रहे थे, वो बातें ये लड़की अब खुद से बताने वाली थी। दरअसल पुलिस वाले कहते हैं कि राहुल ने और तुमने कुछ किया है या फिर नहीं किया, इस बारे में तो हमने नहीं पूछा। लिहाजा अब ये जो लड़की थी, ये पुलिस के सामने जो कुछ हुआ था ये खुद बताने वाली थी। पुलिस वाले ना तो इसके ऊपर सख्ती दिखाते हैं, ना तो कोई ऐसा टॉर्चर इसको करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लड़की घबराई हुई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ ही क्षणों के अंदर ये सारी सच्चाई पुलिस को बता देगी। लेकिन ये लड़की सब कुछ पुलिस को बताती उससे पहले ही पुलिस सोचती है कि क्यों ना राहुल को भी उठा लिया जाए। उसके बाद में पुलिस उस राहुल को उठाती है, दोनों को अगल बगल बिठाती है, और उसके बाद में पुलिस बस एक शब्द इन दोनों से बोलती है। खासकर जो एसीपी होती है क्राइम ब्रांच की, रेखा यादव, वो बस एक बात कहती है कि बेटा सब कुछ बता दो, क्योंकि तुमने पुलिस का रवैया मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। लिहाजा जैसे ही रेखा यादव इस तरीके की बात कहती है, क्योंकि रेखा यादव एक काफ़ी तेज़ तर्रार एसीपी भी जानी जाती हैं, उनका रवैया जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार है। अब जैसे ही वो इस तरीके की बात कहती हैं तो जो राहुल होता है ये भी सक पका जाता है, डर जाता है। साथ के साथ ये जो लड़की होती है ये भी घबरा जाती है। उसके बाद ये दोनों तोते की तरह जब बोलना शुरू करते हैं, उसके बाद एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद में लाजमी आज के दिन आप परेशान हो जाएंगे। और इस कहानी के अंदर अंत में जो हुआ वो तो और ज़्यादा परेशान करने वाला था। दरअसल जो लड़का है राहुल, वो इसकी लड़की के पड़ोस में रहता है। अब राहुल और ये जो लड़की जब एक बार एक दूसरे को देखते हैं, देखते ही इन दोनों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि नए नए जवान हो रहे थे, जवानी इनके ऊपर आ रही थी, और उसी समय एक लड़का एक लड़की अट्रैक्शन में आते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे इनके बीच में बातचीत शुरू होती है।
जब इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है, धीरे धीरे इनके बीच में दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन इन दोनों को ये साफ लग रहा था, चाहे दोस्ती हो या फिर प्यार, घर वाले बात तो नहीं करने देंगे। लिहाजा अब ये दोनों एक दूसरे को चुपके चुपके चिट्ठियाँ लिखते, चिट्ठियों के द्वारा बात करते। कभी कभार इनको मौका मिलता तो मिलते, अपने तरीके से बात करते। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हर बार की तरह एक कहावत जो इस बार भी सच साबित हुई। कहा जाता है, बड़े बूढ़ों की मिसाल है कि इश्क और मुश्क छुपाए छुपता नहीं। और इस बार भी इस कहानी के अंदर भी ऐसा ही हुआ। जब इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, नई नई जवानी जब इनकी फूट रही थी, तो उसी समय इनके प्यार और इनकी मोहब्बत के जो चर्चे थे गांव के अंदर भी चलने लगते और कई लोगों को इनकी मोहब्बत, इनके प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी हो जाती है। अब जैसे ही ये बातें गांव के अंदर पता चलती हैं तो होते करते ये जो बात थी इस लड़की के भाई कुलबीर तक भी पहुंचती है। अब कुलबीर जब ये सुनता है कि उसकी छोटी बहन पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के राहुल के साथ में इन रिश्तों में है, तो एक तरीके से उसको बड़ा अजीब सा फील होता है, क्योंकि उसकी बदनामी भी हो रही थी। गांव के अंदर आमतौर पे ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग जताते हैं कि तुम्हारी बहन ऐसा ऐसा कर रही है। अब ये बातें कुलबीर को इतनी ज़्यादा नागवार गुजरती हैं कि गुस्से में अपने घर पहुंचता है। लेकिन बहन से मोहब्बत भी थी, प्यार भी था, इसलिए किसी से कोई बात नहीं बताता है, माता पिता से भी कोई बात नहीं कहता है। चुपके से अपनी बहन को कमरे के अंदर लेके जाता है और एक दो थप्पड़ उसके लगाता है और उसके बाद में कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से गाँव में कितनी ज़्यादा बदनामी हो रही है, आइंदा से तुम उस लड़के कभी मत मिलना। अब जो बहन थी अपने भाई कुलबीर को इस तरीके से गुस्से में देखती है और कहती है कि ठीक है भाई, आज के बाद मैं उस व्यक्ति राहुल से कभी नहीं मिलूंगी और मैं राहुल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। माफ़ी तलाफ़ी होती है, भाई जो था वो अपनी बहन को एक और मौका देता है। लेकिन दोस्तों इस बार जो बहन थी ये और भी ज़्यादा शातिर तरीके से राहुल से मिलना जुलना शुरू करती है और ये इस तरीके से मिलने जाती है कि कोई उसको देख ना ले, कोई उसको जान ना सके कि वो फिर से राहुल से मिल रही है, क्योंकि भाई को पता चल चुका था। दोबारा से उसको पता चला तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अब इस तरीके से शातिर तरीके से ये लड़की उस राहुल से मिलना जुलना शुरू करती है। लेकिन दोस्तों इस बार कुलबीर भी उसके ऊपर नज़र गड़ाए हुए था। जब उस फिर से अपनी बहन को राहुल के साथ टच में पाता है, उससे बातचीत करते हुए पाता है, तो इस बार वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और अपनी बहन की काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई कर देता है। और उसके बाद में उससे कहता है कि आज के बाद में आइंदा से तुम कहीं भी बाहर अकेले नहीं जाओगी और आइंदा से मैं तुम्हें बाहर कभी अकेले जाने ही नहीं दूंगा। अब कायदे से जब ये बात ये लड़की सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा शौक इसको लगता है, क्योंकि एक तरीके से इसके प्यार पर अब ताला लग चुका था। अब ये जो लड़की थी ये अपने प्रेमी राहुल के प्रति काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, उसकी प्यार में तड़प रही थी। मौका देखकर ये राहुल से बात करती है और बात करने के साथ साथ ये लोग एक प्लानिंग करते हैं। बाकायदा प्लानिंग होती है, प्लानिंग के तहत सारी तैयारियां हो जाती हैं और जो तैयारियां हुई थी उन तैयारियों को एग्जीक्यूट यानी अमल में लाने की जो तारीख रखी जाती है वो रखी जाती है 6 फरवरी साल 2023। और उसके बाद में 5 फरवरी वाले दिन ये जो लड़की थी अपने प्रेमी राहुल से किसी भी तरीके से मिलती है। राहुल इसको कुछ चीज़ें देता है, उसके बाद ये लड़की अपने घर चली जाती है। अब कायदे से इनका जो परिवार था लड़की का, उसको रोज़ रात को दूध पीने की आदत थी और पूरा परिवार दूध पी के ही सोता था। अब ये जो लड़की थी पूरे परिवार के दूध में नींद की गोलियां मिला देती है, जो नींद की गोलियां राहुल ने उसको दी थी। अब इतनी ज़्यादा डोज उन गोलियों की हो जाती है कि जब पूरा परिवार उस दूध को पीता है, कायदे से ये लड़की भी पीना चाहिए थी लेकिन ये किसी तरीके से नहीं पीती है, और उसके बाद में जब पूरा परिवार उस दूध को पी लेता है तो गहरी नींद में चला जाता है। उसी समय ये राहुल को कॉल करती है और कॉल करके उसको अपने घर पर बुला लेती है। राहुल उसी समय अपने एक दोस्त कृष्णा के साथ इस लड़की के घर पर पहुँच जाता है और अपने साथ में एक रस्सी भी लेके जाता है। अब घर वाले जो कि गहरी नींद में सोए थे, भाई कुलबीर भी गहरी नींद में सोया था, उसने भी वो दूध पिया था। उसके बाद में ये तीनों लोग यानी राहुल, कृष्णा और ये लड़की, तीनों लोग मिलकर कुलबीर के कमरे में पहुंचते हैं। अब चूंकि वो गहरी नींद में सोया हुआ था उस वजह से ये तीनों लोग कुलबीर के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब जब तक कुलबीर उठता, कुछ समझ पाता, उससे पहले ही ये तीन लोग उसके ऊपर काबू पा चुके थे। उसके बाद में बड़ी ही बेरहमी से उस रस्सी से गला घोट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब हत्या हो चुकी थी, अब बारी थी शव को ठिकाने लगाने की। लाश जो थी वो उसी घर के अंदर पड़ी हुई थी। उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। अगर लाश इसी घर के अंदर मिली और सुबह को जब ये हल्ला हुआ कि आखिर घर के अंदर कत्ल हो गया, किस तरीके से हत्या हो गई, भले ही इस समय हम लोग ना पकड़े जाएं, लेकिन पुलिस तक जब ये मामला पहुंचेगा, पुलिस किसी भी तरीके से हम लोगों के गिरबान तक पहुंच जाएगी
उसके बाद में ये लोग फैसला करते हैं कि लाश को किसी ऐसी जगह ठिकाने लगाना है कि लाश मिले ही ना लाश मिलेगी, लोग समझेंगे कुलबीर जो है वो घर छोड़कर चला गया, हो सकता है किसी लड़की को लेकर चला गया हो या फिर किसी वजह से भाग गया हो, इस तरीके से लोग समझेंगे। इस वजह से ये लोग उस पूरी रात उस पूरे गांव में उस लाश को लेकर घूमते रहते हैं, कहाँ इसको ठिकाने लगाया जाए। उसके बाद में ये लोग राहुल के घर पर लाश को लेकर पहुँचते हैं और राहुल के घर में ही एक गड्ढा खोदते हैं और वहीं को लाश को दफना देते हैं और सुबह सुबह नाटक करने लग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब जो राहुल था ये भी उस मोहल्ले में था, घर पे आया था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को कोई शक ही नहीं है। पड़ोसी राहुल तो एक भोला भाला सा लड़का है सबके सामने। उधर जो लड़की है वो सबसे ज़्यादा देर तक सोती है, परिवार वाले उठ जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़की उठती नहीं है, सोने का नाटक करती है और पूरे परिवार वाले उठ जाते हैं। उसके बाद में आखिर में ये लड़की उठती है ताकि ये परिवार वालों से पूछ सके कि भाई कहाँ है। अब सुबह सुबह जब ये होता है, पता चलता है कि कुलबीर गायब है, उसके बाद में ये पागलों की तरह अपने भाई को ढूंढने लग जाती है। इस तरीके से पूरा महीना गुजर जाता है और इस पूरे केस का जब खुलासा होता है, पुलिस वाले वाकई जब कहानी सुन रहे होते हैं तो बड़े हैरान होते हैं। उसके बाद में एक टीम तुरंत डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए पहुंचती है राहुल के घर पर। गांव वाले जिनको कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी को कोई खबर ही नहीं। जाकर गड्ढा खोदा जाता है, लाश को रिकवर किया जाता है। 1 महीने का समय गुजर चुका था, लाश पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ चुकी थी। अब जो कुलबीर के घर वाले यानी सेठपाल और उनके अदर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जब वो इस तरीके से डेड बॉडी को पड़ोसी राहुल के घर से निकलता देखते हैं तो उनकी तो चीखें निकल जाती हैं कि उनका बेटा जो कि पड़ोस के ही घर में दफन है पिछले 1 महीने से, क्यों दफन है, क्यों उसने हत्या कर दी, अभी तो परिवार वालों को कुछ पता ही नहीं है। लिहाजा उसके बाद में 12 मार्च की ये मैं बात कर रहा हूँ, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए वगैरह वगैरह भेजा जाता है। और उसके बाद में पुलिस से बातचीत में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनकी माने तो ये जो लड़की है, ये लड़की अभी 18 साल की नहीं हुई है, इसलिए मैंने आप लोग को इस लड़की का नाम भी नहीं बताया। 18 साल की हुई नहीं है और जो लड़का है राहुल, इसने उसके साथ में फिजिकल रिलेशन भी बनाए, यानी एक तरीके से एक लड़की 18 साल की नहीं हुई है और उसके साथ में फिजिकल होना यानी ये भी गैर कानूनी है और ये भी अपराध में आता है। लिहाजा इस लड़के के खिलाफ और जो साथ में इसका दोस्त कृष्ण था उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। एक व्यक्ति का मर्डर करना, लाश को छुपाना, सबूत मिटाना और एक लड़की के साथ में एक तरीके से उसके साथ में छेड़खानी करना, उसके साथ में उसका शारीरिक शोषण करना, पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। यानी इस लड़की को तो बाल सुधार गृह भेजा जाता है। हो सकता है कि एक तरीके से इस पर कुछ दिनों सुनवाई चले और 1-2 साल में ये बरी हो जाए, लेकिन ये जो राहुल है, इसका दोस्त कृष्णा है, इनके ऊपर जितने भी आरोप सिद्ध हुए हैं वो सब के सब इतने ज़्यादा कठोर हैं कि शायद इनको जल्दी जेल से छुटकारा ना मिले और आने वाली अपनी पूरी ज़िंदगी अब ये जेल के अंदर गुजारें। जबकि राहुल और उसके दोस्त कृष्णा ने सोचा होगा कि अगर पता भी चल जाएगा तो साथ जेल जाएंगे, साथ छूट जाएंगे, लेकिन इनके साथ में ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि एक प्रेम हुआ, प्रेम संबंध हुए जो अवैध संबंधों में बदले और एक मासूम सा भाई जो अपनी बहन की सिर्फ प्रोटेक्शन करना चाहता था, उसकी ही बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आज की कहानी सुनाने में अगर आप लोग को कोई ऐसा लगता है कि कोई गलती हुई हो तो उसको आप लोग ज़रूर बताया करें, डिस्क्लोज़ किया करें, क्योंकि अगर आप गलतियां बताएंगे तो उस गलतियों से हम सुधार करेंगे, जिससे आप लोग एक बेहतरीन संवाद एक तरीके से सुन सकें। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, लेकिन कल के दिन हम लोग मिले उससे पहले आपके कुछ कमेंट्स भी आए थे, वो कमेंट्स भी सुनाना है। लेकिन आज के दिन मैंने एक स्टोरी और डाल दिया है। आज का 10 बजे का तो हमारा रेगुलर जो स्टोरी आता है वो आता ही है, लेकिन जो कोलकाता वाला केस है उसमें कुछ अपडेट थे, इसलिए मैंने आपको 4 बजे ही वो अपडेट दे दिए हैं। हालांकि उस वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाकर उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलते हैं, अब आप लोग के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। दोस्तों, कल के दिन जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उस वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा नहीं आए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो को एक बार जाकर ज़रूर देखें। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। बॉलीवुड के अंदर एक अधिकारा, उसने अपने एक प्रेमी की हत्या की और अपने ही प्रेमी के साथ में उसकी लाश पर ही उसने शारीरिक संबंध बनाए। इस कहानी को आप ज़रूर सुनिएगा। तो कल के दिन MT आलम है जिन्होंने कमेंट्स किया था, तहसीन, तंजीम, सबा जेबानाज, शाइस्ता, परिबण, पिछियारी, झरुआ, फरवेजगंज, अरिया बिहार से कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। इंडियन यूट्यूबर हैं, लिखते हैं आपकी कहानी सबसे अच्छी और सच्ची होती है, तो भाई आपका शुक्रिया। और उसके बाद में लिखते हैं सर बैकग्राउंड अच्छा है, तो भाई आपका धन्यवाद। दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं कहानी अच्छा है, थैंक यू मिस्टर मलिक, तो भैया आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
यूज़र हैं, लिखते हैं ये कहानी अच्छी है, नया सुना है आपसे पहली बार, गुड जॉब मलिक जी। ये इकरा हैं जो कमेंट्स करती हैं। तो इकरा जी आप अपने हैंडल पर अपना नाम चेंज कर लिए या कमेंट्स के साथ में आप अपना नाम लिख दीजिएगा जिससे मैं पढ़ पाऊँ। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शानापुर शहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बहुत शुक्रिया। MT आलम है, अगला कमेंट्स करते हैं तमीज़ आलम पिछियारी छिरुबा फरवेजगंज अररिया बिहार से, कहानी सुनते हैं भैया शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स है मैं राजवीर सिंह पोसवाल एडवोकेट तहसील हसनपुर ज़िला अमरोहा से हूँ। मेरा बेटा है रजत पोसवाल और मेरी पत्नी है ममता बैसला बगौल, तहसील हसनपुर ज़िला अमरोहा से हूँ। तो भाई आप सभी परिवार का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर कि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आपने कमेंट्स किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा जी हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं। उसके बाद में अगला कमेंट्स है शील निधि का, ये लिखते हैं शावेज़ मलिक जी थोड़ा कैमरे पर लाइट की कमी है, ऐसा देखने में लगा, नई कहानी ला रहे हैं आजकल, पर एक गाना है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो शील निधि जी हमेशा की तरह एक बेहतरीन कमेंट्स, आपका शुक्रिया। उसके बाद में इकरा है, लिखते हैं ये कहानी अच्छी थी और नया सुना है आपसे पहली बार, गुड जॉब मलिक जी। तो इकरा जी आपका शुक्रिया। और भी कई सारे कमेंट्स इकरा जी ने किए हैं जो कि शायद एक ही कमेंट्स है, तो इसलिए मैं उसको पढ़ना पॉसिबल भी नहीं समझता। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को बखूबी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों और मित्रों और फैमिली के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।